हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच मनोलो मार्केस ने कल एज ए नेशनल टीम हेड कोच अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उन्होंने नेशनल टीम के रिगार्डिंग अपना विजन, ऑब्जेक्टिव, इंडियन प्लेयरों के बारे में, इंडियन फुटबॉल एंड कल्चर के बारे में अपने थॉट्स रखे। और इस 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली, उसमें से एक तो थी कि भाई उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया कंटिन्यूटी, मेंटालिटी एंड पैशन के ऊपर। उन्होंने बोला कि आपके पास टेक्निक हो सकती है, टैक्टिक्स हो सकती है, फिजिकलिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप फुटबॉल या फिर ओवरऑल लाइफ में भी उस तरह का जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूटी के बारे में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने स्पेन का एग्जांपल दिया कि स्पेन ने भी यूरो जीता, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाया, क्योंकि उनके जो ये टीम थी, दोनों ही टीमें, उसमें से काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो अंडर 19, अंडर 20 लेवल पे भी जीत चुके हैं, उससे पहले अंडर 17 लेवल पे भी जीत चुके हैं। तो एक कंटिन्यूटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नेशनल टीम में भी ओवरऑल उन्होंने बोला कि कंटिन्यूटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। और ये हमने मनोलो मार्केस की, अगर हैदराबाद एफसी या फिर एफसी गोवा की, अगर आप आईएसएल की भी उनकी टीम उठा के देख लीजिए कि जब तक कोई प्लेयर इंजर नहीं है तब तक हमने देखा है कि ही लाइक्स टू गो विद दी, यू कैन से, की सेम टीम। तो आई थिंक वो सिनारियो हमें नेशनल टीम में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई सितंबर में आपको एक अलग टीम देखने को मिलेगी, अक्टूबर में वहां पे इतने सारे बदलाव हो जाएंगे। एक आध दो बदलाव एज पर दी इंजरी या फिर परफॉर्मेंस हो सकते हैं, बट ज़्यादा चेंजेस मनोलो मार्केस आई थिंक करना प्रीफर नहीं करते। तीसरी चीज पैशन के बारे में उन्होंने बोला, और वो ओवरऑल भी उन्होंने बोला, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। उन्होंने बोला कि ओवरऑल फुटबॉल में अगर आप देखें तो नेशनल टीम के लिए जो प्लेयरों का पैशन या फिर डिजायर है खेलने का, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि जिस लेवल का उनको क्लब लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीजें मिल रही है, ये बाहर भी ऐसा सिनेरियो है, इंडिया में भी ये हो रहा है। हम सबको पता है कि आईएसएल में जैसे प्लेयर को सैलरी मिल रही है, उससे वो जो एक पैशन है या फिर अगर थोड़ी सी भी हल्की सी भी इंजरी है तो वो नेशनल टीम से स्किप कर देगा और अपने क्लब के लिए प्रिपेयर रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। एंड उसके चलते उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे हिसाब से। उन्होंने बोला कि भाई इंडियन प्लेयर यहाँ पे आईएसएल में कंफर्टेबल हो चुके हैं, हैंडसम, उनको सैलरी मिलती है, मजानी लाइफ है, सो वाई वुड दे चैलेंज देमसेल्फ आउटसाइड इंडिया। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर उनको क्विक इंप्रूवमेंट चाहिए, प्लेयरों को अगर अपने आप को बेटर तरीके से इंप्रूव करना है क्विकली, देन उनको आउटसाइड आईएसएल खेलना पड़ेगा, एब्रोड जाके खेलना पड़ेगा। इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जोर डाला। एंड आई थिंक वो हम सबको पता है कि अगर इंडियन प्लेयरों को वर्ल्ड के जो फुटबॉलर्स हैं उनके साथ compete करना है तो उनके सामने ही खेलना पड़ेगा। आप आईएसएल में खेल के आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं बेस्ट फुटबॉलर बन चुका हूँ, सिंपल सी बात वो है। तो आईएसएल एक आपके लिए स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, बट दैट्स नॉट दी, यू कैन से, की एंड डेस्टिनेशन। आपको अगर फुटबॉल में बेस्ट बनना है, यू हैव टू गो इनटू दी, यू कैन से, की बेटर लीग्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि टॉप 5 लीग में चले जाइए, लेकिन आईएसएल से जो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव लीग है उसमें जाके उनको खेलना पड़ेगा। उसके अलावा डबल जॉब के बारे में उन्होंने बोला कि इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म, किस तरह से आप अपना टाइम एलोकेट करते हो। एंड उस तरह से हम यहाँ पे एफसी गोवा एंड नेशनल टीम की जो जॉब है उसको मैनेज करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये जो फेज है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएगी। सितंबर वाली विंडो के लिए टीम सिलेक्शन के बारे में उन्होंने बोला कि अभी काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर है कि जो दुरान कप में फर्स्ट टीम नहीं खेल रहे, सो वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा इंजरी का क्या सीन है। तो सितंबर में थोड़ा सा टीम सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, बट उसके बाद तो पता चल जाएगा जैसे ही आईएसएल स्टार्ट होगा कि भाई कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा फिट है, उसके अकॉर्डिंग आपको टीम सिलेक्शन होती हुई दिखेगी। कल्याण चौबे जो हमारे प्रेसिडेंट, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की, डिस्कशन की। एंड ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी उन्होंने इस जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इस तरह का स्टेटमेंट देके क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। आई थिंक ये जो आईएसएल के प्लेयरों की या फिर इंडियन प्लेयरों की जो आउटसाइड इंडिया ना जाके खेलने की एक वो जो अनडिजायरनेस है, उनके बारे में उन्होंने बोला। बाकी आई थिंक एक ज़्यादा सेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखी, जहाँ पे एज एक्सपेक्टेड उनसे आंसर यहाँ पे मिले। एंड आई थिंक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि रादर देन मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट, आप अपने काम से भाई अपने सारी चीज़ें प्रूव कीजिए, रादर देन गिविंग एक्सक्यूज़ कि भाई कुछ आपने अभी बोला है, आगे नहीं होता तो फिर आप उस बात के लिए ऑब्वियसली एक्सक्यूज़ ही दोगे, तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इन दैट सेंस आई थिंक मेरे को लगा कि इट्स वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन एएफएफ ने डिसअपॉइंट किया अगेन। यहाँ पे स्टार्ट में उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पे 2 मिनट का लाइव किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद खत्म कर दिया। सो भाई फिर क्यों कराई क्यों आपने? तो अगेन एएफएफ मीडिया टीम इज ऑल्सो द सेम पैथेटिक, एंड उसी तरह का काम उन्होंने किया। लेकिन बाकी जो मीडिया हाउसेस है उन्होंने फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद बात करते हैं
आईएसएल क्लबों के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस को लगता है कि भाई वाई आईएसएल क्लब्स मेकिंग सच अ ह्यूज लॉसेस। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल के आई है जहाँ पे ओवरऑल इंडिया में जो भी स्पोर्टिंग टीम है, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे आईएसएल की हो, चाहे कबड्डी हो, उसका एक, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आपके आईटीआर फाइल हुए हैं, तो नंबर निकल के आए कि भाई कौन सी क्लब या फिर कौन सी फ्रेंचाइजी प्रॉफिट बना रही है, कौन सी यहाँ पे अभी लॉस में है। तो क्रिकेट की जो भी फ्रेंचाइजीज है, मुंबई इंडियंस, आपकी जो गोयनका की टीम है, लखनऊ सुपर जायंट, ये सारे ने भाई यहाँ पे कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में भाई डबल रेवेन्यू जनरेशन या फिर टोटल इनकम कमाई है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो 750 करोड़ उन्होंने किया है, जबकि लास्ट ईयर 350 करोड़ था। संजीव गोयनका की जो टीम है लखनऊ सुपर जायंट, उन्होंने ऑलमोस्ट 700 किया है। लेकिन इसका जो मेजर चंक है, ये जो पूरा टोटल उनका रेवेन्यू जनरेशन है एक साल का, उसका मेजर रेवेन्यू आता है सेंट्रल पूल रेवेन्यू, यानी कि आपकी ब्रॉडकास्टिंग से। तो बीसीसीआई जो उनको ब्रॉडकास्टिंग के जो पैसे देता है, वो यहाँ पे उनका 75% टोटल रेवेन्यू का है। बाकी जो है टिकट सेल्स एंड स्पॉन्सरशिप के बाकी 25% में पैसे होते हैं। अगर आईएसएल क्लब की बात करें तो उसमें मैं मोहन बगान सुपर जायंट का इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम या फिर रेवेन्यू जनरेशन है 94 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 90 करोड़। तो सिर्फ 4 करोड़ का ही इजाफा हुआ है, जबकि क्रिकेट आप देखिए कि डबल फोल्डेड यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। दैट्स वाई ऑब्वियसली जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो क्रिकेट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको प्रॉफिट दिख रहा है। और इस 94 करोड़ में भी आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे नेट प्रॉफिट मिला है। मोहन बगान सुपर जायंट ने नेट लॉस किया है 14 करोड़ का नेट लॉस किया है। एंड 94 करोड़ में भी एक चीज यहाँ पे क्लियर कट नहीं बताई गई कि भाई 94 करोड़ का जो आपका रेवेन्यू जनरेशन है, उसमें भी जो स्पॉन्सरशिप और उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है, उसमें उनके आरपीएसजी ग्रुप के ही बाकी जो कंपनी है उसको स्पॉन्सरशिप के तौर पे लाया जाता है एंड उसको दिखाया दिया जाता है कि भाई हमें स्पॉन्सरशिप मिली है। तो ये इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इस 94 करोड़ में जो 14 करोड़ है उससे ज़्यादा ही लॉस है, क्योंकि वो कंपनी के लिए यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन है, बट उसके ओनर के लिए तो ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हीं की कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है अपनी टीम को, तो उसमें तो कोई फायदा नहीं है। तो वो यहाँ पे इवेंचुअली आपके लिए लॉस ही है। एंड दूसरी साइड जमशेदपुर एफसी ने 2 करोड़ का इस साल नेट प्रॉफिट किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जहाँ पे उन्होंने 29 करोड़ का लॉस किया था लास्ट ईयर। टोटल उनका रेवेन्यू जनरेशन है ऑलमोस्ट 59 to 60 करोड़। सो क्योंकि ऑब्वियसली जमशेदपुर एफसी अपनी फर्स्ट टीम के ऊपर उतना खर्चा भी नहीं की है, उनका खुद का स्टेडियम भी है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियरी हो रही है एंड दैट्स वाई वो नेट प्रॉफिट में दिखे। बाकी सारे क्लबों का भी इसी तरह का हाल है, जो यहाँ पे मोहन बगान का है या फिर आपका जमशेदपुर या फिर इवन एनी अदर आईएसएल क्लब की भाई लॉस में ही वो जा रहे हैं। एंड उसका वन ऑफ द रीज़न है कि आपके पास ना तो सेंट्रल पूल रेवेन्यू या फिर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ऐसे इतने पैसे आ रहे हैं, जो कि वर्ल्ड की कोई भी लीग हो, प्रीमियर लीग हो, ला लीगा हो, कहीं पे भी हो, या फिर इवन आईपीएल, हमने देखा कि भाई आपका रेवेन्यू जनरेशन वहीं से होगा। 70 to 80% आपको ब्रॉडकास्टिंग से ही पैसे मिलेंगे, तो हमारे पास तो वो है नहीं। सो दैट इज द इश्यू विद द आईएसएल क्लब। एंड आपकी स्पेंडिंग फर्स्ट टीम में ज़्यादा जा रही है, तो आप प्लेयर सेल करके भी कहीं ना कहीं कोई आप क्या बोलते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज दोज आर द रीजन कि आईएसएल क्लब्स आर इन अ लॉसेस। सो व्हाट्स योर ओपिनियन गाइस अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं अनवर अली के बारे में, जो कि कल रात को कोलकाता पहुंच चुके हैं। एंड जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनका भाई ईस्ट बंगाल फैंस ने एक धमाकेदार तरीके से वेलकम किया। तो एट द मोमेंट तो भाई ईस्ट बंगाल फैंस आर यू कैन से कि काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही लेवल के सेलिब्रेशन में है अनवर अली की साइनिंग से। एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज डेफिनेटली एक क्वालिटी इंडियन प्लेयर जब आपके लिए साइन होता है, ऑब्वियसली खुशी की बात है। मोहन बगान फैंस थोड़े से यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई अनवर अली को यहाँ पे ट्रांसफर बैन लगेगा या फिर वॉट एवर लगेगा। लेकिन वेट कीजिए गाइस, ये इंट्रीम ऑर्डर है, तो मोहन बगान फैंस के लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई इससे कुछ दुखी होने वाली बात है। 22 तारीख को रिजल्ट आएगा, एएफएफ की पीएससी का फाइनल डिसीजन आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि अनवर अली कितने टाइम का उनको स्पोर्टिंग बैन लगता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मोहन बगान फैंस के लिए भी, मतलब आपके पास नो डाउट अनवर अली एक क्वालिटी प्लेयर गया है, लेकिन आई थिंक फिर भी आपकी टीम पे काफ़ी कम्पिटेटिव है। सो नेक्स्ट जो कोलकाता डर्बी है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब फियर्स होने वाली है। एंड अनवर अली अगर उसमें खेलता है 18 तारीख को, देन आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। किस तरह से मोहन बगान फैन एंड ईस्ट बंगाल फैन आई थिंक रिएक्ट करते हैं, आई थिंक वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर्स के बारे में।
तो मोहम्मद एससी ने दो हैदराबाद एफसी के प्लेयर को साइन कर लिया है, मक्कन चोटे एंड सज्जाद हुसैन परे, जो जिसको एएफएफपीएससी की ओर से क्लियरेंस मिल चुका है एंड इसके चलते इन दोनों क्लब ने दोनों प्लेयर ने मोहम्मद एससी को ज्वाइन किया है। दूसरी साइड विघ्नेश दक्षिणामूर्ति ने भी यहाँ पे एएफएफपीएससी से क्लियरेंस ले लिया है, तो अब वो भी यहाँ पे फ्री है, किसी भी क्लब के लिए साइन कर सकते हैं एंड उनका लिंक आ रहा है अब चेन्नई एफसी के साथ। इससे पहले ईस्ट बंगाल के साथ भी उनका नाम जुड़ा था, बट एट द मोमेंट ही इज लिंक्ड विद द चेन्नई एफसी, तो आई थिंक एक अच्छी साइनिंग होगी चेन्नई एफसी के लिए भी। उसके अलावा केरला ब्लास्टर के फैंस काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा लास्ट 6th फॉरेनर जो नंबर 9 है वो कौन होगा और दिमांताकोस का रिप्लेसमेंट कौन होगा। वैसे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आ रही है उससे उनकी जरूरत नहीं लग रही, बट फिर भी हमको पता है कि आईएसएल में तो और ज्यादा आपको यहाँ पे क्या बोलते कि टफ होने वाला है। तो एक र्यूमर निकल के आ रहा है स्टीवन जोवेटिच, जो कि मोंटेनेग्रर 34 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर है, जिन्होंने मतलब यूरोप की टॉप 5 लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा सीरिया में खेले हैं, बट उसके अलावा प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंदेस लीगा, लीग 1 उन सब में भी खेल चुके हैं। सो उनके साथ उनके लिंक आ रहे हैं, एट द मोमेंट फ्री एजेंट है। अगर वो साइनिंग डन होती है, आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर केरला ब्लास्टर, बिकॉज कम्पिटिटिव फुटबॉल खेलने का उनको एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक आईएसएल में वो अच्छा कर सकते हैं। तो दैट्स दी न्यूज़ रिगार्डिंग केरला ब्लास्टर्स लास्ट फॉरेनर। लास्ट में बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के मैचेस के बारे में। कल ही वियतनाम ने अनाउंसमेंट किया है कि उनकी जो अंडर 17 टीम है वो एशियन कप अंडर 17 क्वालिफायर्स को प्रिपेयर करने के लिए उनकी टीम को जापान भेज रहे हैं, जहां पे उनके लोकल क्लब, एकेडमी या फिर यूनिवर्सिटी की टीम है जापान की अंडर 17 की, उनके साथ 3-4 मैचेस खेलेंगे। लेकिन इंडिया अंडर 17 सेम अभी भी यहाँ पे कश्मीर में कैंप कर रही है, नो मैचेस फॉर अंडर 17। सो दैट्स द एएफएफ फॉर यू, नो प्रायोरिटी अंडर 17 एंड उनके लिए कोई मैचेस का अरेंजमेंट अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। सो दैट्स द डिसअपॉइंटिंग पार्ट। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curiosity. जय हिंद, जय भारत।